हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस सेशन में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है अर्थक्वेक, भूकंप। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एग्जाम में कई बार इस टॉपिक से हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपने अच्छे से कवर कर रखी है, तो इस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आए आप एग्जाम में बिल्कुल सही टिक करोगे, बशर्ते कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझाओ। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भूकंप जो होता है आखिरकार होता क्या है। तो इमेजिन कीजिए कि हमारी धरती जैसे एक बड़ी सी पजल है। जब इस पजल के टुकड़े यानी धरती की ऊपरी परत जो है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, अचानक हिलती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। हमारी अर्थ की ऊपरी जो परत है, क्रस्ट, अगर वो अचानक हिलती है तो उसे ही अर्थक्वेक, भूकंप कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है, सेम वैसे ही धरती का हिलना, लेकिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली तरीके से। क्लियर हुआ। अब हमने यहाँ पर बात करी कि अर्थ की परत, तो अर्थ लेयर को हम थोड़ा समझते हैं। धरती के अंदर क्या होता है, क्योंकि वहीं से अर्थक्वेक शुरू होता है। हमारी अर्थ अंदर से बनी है 4 मेन परतों से। ठीक वैसे जैसे प्याज की जो परतें होती है, आपने प्याज को काटा होगा तो उसमें लेयर्स हमको देखने को मिलती है, सेम हमारी अर्थ भी वैसे ही है। सबसे ऊपरी होता है क्रस्ट, उसके अंदर होता है मेंटल, फिर होता है आउटर कोर और फिर होता है इनर कोर। एक एक करके लेयर को समझते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। पहला क्रस्ट की बात करते हैं। यह पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत होती है और सबसे पतली भी होती है। हम, आप, पहाड़, पेड़, बिल्डिंग, सब कुछ इसी पर रहते हैं, इसी क्रस्ट पर रहते हैं। महासागर के नीचे ये परत और भी पतली हो जाती है, 5 से 10 किलोमीटर की, जबकि महाद्वीप जो होते हैं उनके नीचे थोड़ी सी मोटी होती है, 35 से 70 किलोमीटर तक की। इसी क्रस्ट में टुकड़े होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो क्रस्ट आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो लेयर आती है इसके नीचे, वो आती है मेंटल की। क्रस्ट के नीचे होती है मेंटल, जो धरती की सबसे मोटी परत होती है, लगभग 2900 किलोमीटर की। कितनी? लगभग 3000 किलोमीटर मान के चलो। इसमें चिपचिपी चट्टानें होती है जो पूरी सॉलिड नहीं होती हैं, धीरे धीरे बहती है, जैसे गाड़ी चटनी आपने देखी होगी उस तरीके से। इन्हीं चट्टानों की मूवमेंट को कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स। हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स इसी मेंटल के ऊपरी हिस्से, जिसे अस्थिनोस्फीयर कहते हैं, उस पर तैरती रहती हैं। अर्थक्वेक और वोल्केनोस का असली खेल यहीं से शुरू होता है, मेंटल से। नेक्स्ट जो लेयर आती है इसके अंदर, वो आती है आउटर कोर, बाहरी कोर बोलते हैं इसको। यह मेंटल के नीचे होता है और लगभग 2200 किलोमीटर मोटा होता है। इसमें आयरन और निकल पाए जाते हैं, लेकिन यह परत लिक्विड यानी तरल होती है। जो आउटर कोर होता है, इसकी गति, इसकी स्पीड की वजह से ही धरती का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसके अंदर होती है फिर इनर कोर। यह अर्थ का सेंटर होता है, रेडियस होती है लगभग 1220 किलोमीटर की। यह भी आयरन और निकल से बना होता है, लेकिन सॉलिड होता है, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, दबाव होता है। इसका टेम्परेचर इतना होता है कि सन की सतह जितना गर्म हो सकता है, लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं आप। तो ये आपको समझ में आ गया कि अलग अलग हमने अर्थ की 4 जो लेयर्स हैं उनको डिस्कस किया। आगे हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक जो होते हैं ये क्यों आते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को। धरती के टुकड़े हिलते क्यों हैं? तो इसका एक आंसर है टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। टेक्टोनिक प्लेट्स, पृथ्वी की प्लेट्स क्या होती है, इसको भी थोड़ा सा समझे हम। हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है वो टुकड़ों में बटी हुई है। मैंने इसलिए आपको अलग अलग लेयर समझाई, जिससे कि हम अगर इन लेयर्स की बात करें, जैसे क्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अर्थ की एक लेयर है, ऊपर की लेयर है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमारी अर्थ की क्रस्ट टुकड़ों में बटी हुई है, जैसे इंडिया की एक प्लेट है, अमेरिका की एक प्लेट है, ऐसे ही पूरी दुनिया की। अब इन प्लेट्स के नीचे होता है मैग्मा, जो कि पिघला हुआ पत्थर होता है, मोल्टन रॉक। ये प्लेट्स इसी मैग्मा के ऊपर तैरती रहती हैं। जब मैग्मा हल्के हल्के मूव करता है तो उसके ऊपर जो ये प्लेट्स तैर रही है वो भी मूव करेगी। जब ये प्लेट आपस में टकरा जाती हैं मूव करते हुए, या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं, या एक दूसरे के नीचे ऊपर सरकती हैं, तो धरती की सतह पर होता है स्ट्रेस बिल्डअप। और जब ये स्ट्रेस अचानक रिलीज होता है तब आ जाता है अर्थक्वेक। यही रीजन होता है अर्थक्वेक का आने का, भूकंप आने का। तो समझ में आया आपको टेक्टोनिक प्लेट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अर्थक्वेक को लाने में। आगे बढ़ते हैं। अब हम भूकंप के, अर्थक्वेक के मुख्य बिंदु की बात करते हैं, हाइपोसेंटर और एपिसेंटर की। अर्थक्वेक से जुड़े 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है ये, इन टर्म्स को समझना जरूरी है। ये दोनों वही पॉइंट्स होते हैं, हाइपोसेंटर और एपिसेंटर, जहां से अर्थक्वेक की शुरुआत और असर का सबसे पहला निशान पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फोकस मतलब हाइपोसेंटर की। ये वो बिंदु होता है, पॉइंट होता है, जो धरती की सतह के नीचे होता है। इसी पॉइंट से अर्थक्वेक की ओरिजिन होती है, शुरुआत होती है, यानी यहीं से सारी एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं
तो जिस एग्जैक्ट पॉइंट पर उनके बीच फ्रिक्शन या फिर टूट-फूट होती हैं वो होता है हाइपोसेंटर। इसे ही हम कहते हैं फोकस। एपिसेंटर की बात करते हैं तो एपिसेंटर वो पॉइंट होता है जो कि धरती की सतह पर होता है और ये हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप फोकस से एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ खींचे तो जहां वो धरती की सतह को काटेगा वहीं होगा एपिसेंटर। सबसे पहले झटके जो होते हैं वो एपिसेंटर पर महसूस होते हैं। सबसे ज्यादा डैमेज भी इसी पॉइंट पर हमको देखने को मिलता है, इस पॉइंट पर और इसके आसपास के एरिया में। जैसे आप किसी शांत पानी में पत्थर फेंकोगे तो लहरें उसी बिंदु से फैलेगी जहां पर पत्थर गिरा है। तो उसी तरह अर्थक्वेक की एनर्जी सबसे पहले एपिसेंटर के आसपास देखने को मिलती है। तो क्लियर हो गई ये दोनों टर्म्स आपको। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम सेस्मिक वेव्स की बात करें, भूकंप की लहरें की बात करें, तो जब अर्थक्वेक आता है तो उससे वेव्स निकलती है जो पूरी धरती में फैलती हैं और यहीं से आता है डिस्ट्रक्शन। ये वेव्स दो प्रकार की होती है, एक होती है बॉडी वेव्स और दूसरी होती है सरफेस वेव्स। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बॉडी वेव्स की बात करें। ये वो वेव्स होती हैं जो कि अर्थ के अंदर ट्रेवल करती हैं। बॉडी वेव्स दो तरह की होती है, पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स मतलब एस वेव्स। पी वेव ये सबसे पहले निकलती है हाइपोसेंटर से, इसीलिए इसका नाम प्राइमरी है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, मतलब इनकी मोशन आगे पीछे होती हैं। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं। इनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है पी वेव्स की, लेकिन ये कंपैरेटिवली कम नुकसान करती हैं पी वेव्स। एस वेव की बात करें सेकेंडरी वेव्स की, तो पी वेव के बाद आती हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, मतलब इनकी मोशन ऊपर नीचे की दिशा में होती है, आगे पीछे नहीं होती है, ऊपर नीचे करती है। ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में ही ट्रेवल कर सकती हैं। इनकी स्पीड पी वेव से कम होती हैं, लेकिन ये ज्यादा डैमेज करती हैं क्योंकि ये जमीन को ज्यादा हिलाती हैं। एस वेव्स क्लियर। अब हम बात करते हैं सरफेस वेव की, जो कि सबसे खतरनाक वेव होती है, अर्थ की सतह पर ट्रेवल करती हैं। यही वो वेव होती है जिसकी वजह से हमें झटके महसूस होते हैं और मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन भी इन्हीं से होता है। सरफेस वेव दो प्रकार की होती है, एक होती है लव वेव्स और दूसरी होती है रेली वेव्स। लव वेव्स ये धरती को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाती हैं। इसका मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होता है। ये बिल्डिंग्स की फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा सकती हैं लव वेव्स। रेली वेव्स की बात करें तो ये एक तरह से रोलिंग मोशन में चलती हैं, जैसे कि समुद्र की लहरें होती हैं वैसे ये जमीन को ऊपर नीचे और आगे पीछे दोनों डायरेक्शन में हिला सकती हैं। इसका असर जो होता है ज्यादा दूर तक और गहराई तक महसूस होता है रेली वेव्स का। तो ये सरफेस वेव की बात करी जो कि सबसे खतरनाक होती है, दो टाइप की होती है, लव वेव्स और रेली वेव्स। इसके बाद हम बात करते हैं अब कि भूकंप को कैसे मापा जाता है। तो देखिए, जब कोई चीज इतनी शक्तिशाली हो कि वो बिल्डिंग भी गिरा दे, जमीन को हिला दे, तो उसे मापना भी बहुत ही जरूरी होता है। अब अर्थक्वेक को मापने के लिए कौन कौन से टूल्स एंड स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं, एक एक करके थोड़ा सा नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्मोग्राफ की। सिस्मोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जो कि अर्थ की सरफेस में होने वाले वाइब्रेशन, जो कंपन होता है, उसको डिटेक्ट और रिकॉर्ड करता है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे एक मशीन जिसमें नीचे ग्राफ पेपर और ऊपर की तरफ एक हैंगिंग पेन हो। जब जमीन हिलती है तो पेन मूव करता है और वो मूवमेंट एक लाइन की तरह रिकॉर्ड हो जाता है। ये छोटे से छोटे अर्थक्वेक को भी डिटेक्ट कर सकता है, भले ही वो हमें महसूस क्यों ना हो। सिस्मोग्राफ बेसिकली बताता है कि भूकंप आया है या फिर नहीं और उसका कंपन कितना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्टर स्केल की। ये मैग्नीट्यूड यानी जो भूकंप की शक्ति होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उसको मापता है। इसे चार्ल्स रिक्टर और बेनो गुटेनबर्ग ने मिलकर डेवलप किया था, इसीलिए इसे कभी कभी गुटेनबर्ग रिक्टर स्केल भी कहते हैं। ये स्केल जो है लॉगरिथमिक होती है, मतलब हर एक पॉइंट की बढ़त 10 गुना ज्यादा एनर्जी को दर्शाती है। 5 मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक 4 मैग्नीट्यूड से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है, वैसे ही 6 मैग्नीट्यूड वाला 5 से 100 गुना ज्यादा एनर्जी छोड़ता है। स्केल की वैल्यू आमतौर पर यहाँ पर 1 से 10 तक होती है। तो ये रिक्टर स्केल हमने डिस्कस किया, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। इसके बाद हम बात करते हैं मर्केली स्केल की। ये स्केल अर्थक्वेक की इंटेंसिटी यानी इम्पैक्ट और नुकसान को मेजर करती है। ये मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि ये बताती है कि किस एरिया में कितनी तबाही हुई है। मैग्नीट्यूड भूकंप की शक्ति होती है एंड इंटेंसिटी भूकंप का असर होती है। मर्केली स्केल का रेंज जो होता है वो 1 से 12 तक होता है। 1 बहुत ही हल्का झटका, कोई भी नुकसान नहीं, और 12 सबसे ज्यादा विनाशकारी, बिल्डिंग जो होती है वो कोलैप्स हो जाती है, जमीन फट सकती है। ठीक है, तो ये अलग अलग हमने टूल्स और स्केल को डिस्कस किया। आगे फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दुनिया की भूकंप बेल्ट की, अर्थक्वेक बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, जहां पर धरती सबसे ज्यादा हिलती हो वो जगह कौन सी है।
तो अर्थक्वेक बेल्ट्स वो जगह होती है जहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए वहां पर भूकंप आने की संभावना जो होती है वो भी सबसे ज़्यादा होती है। दुनिया में अगर हम बात करें तो 3 प्रमुख भूकंप बेल्ट हैं। मेन अर्थक्वेक बेल्ट जो है वो 3 है। पहला है सर्कम पैसिफिक बेल्ट, इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, प्रशांत अग्नि विलय। ये दुनिया की सबसे एक्टिव अर्थक्वेक बेल्ट है। यह बेल्ट पैसिफिक ओशन के चारों ओर फैली हुई है, यानी अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, ये जो देश है इनकी कोस्टल बाउंड्रीज से मिलकर बनी है। इस बेल्ट में दुनिया के 90% भूकंप जो होते हैं और 75% एक्टिव वॉल्केनोज ये पाए जाते हैं। वॉल्केनो और अर्थक्वेक दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जहां पर वॉल्केनोज ज्यादा होते हैं वहां पर अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है, इसीलिए इस बेल्ट को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। सेकेंड हम बात करते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट की। इसे अल्पाइन हिमालयन बेल्ट भी कहते हैं। यह बेल्ट यूरोप के आल्प्स माउंटेन से शुरू होकर हिमालय, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए इंडोनेशिया तक जाती हैं। इसी बेल्ट में हमारा इंडिया भी आता है। यही वजह है कि भारत में भी हमको भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं। खास करके हिमालय और उत्तर पूर्व भारत जो है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहां पर इस बेल्ट के एक्टिव हिस्से हैं। इसे टेक्टोनिक प्लेट कॉलिजन जोन भी कहते हैं, जहां पर प्लेट्स आपस में टकराती हैं। तीसरा हम बात करते हैं मिड अटलांटिक रीज की। मध्य अटलांटिक महासागर की भूकंपीय श्रृंखलाएं। ये एक लंबी पहाड़ी श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, जो कि अटलांटिक ओशन के अंदर फैली हुई है, नॉर्थ से साउथ तक। ये ओशन फ्लोर के नीचे मौजूद है। यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, जिससे यहाँ पर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। इस तरीके की माउंटेन रेंज को कहते हैं मिड ओशनिक रीज, जो समुद्र के अंदर छुपी हुई होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी रखती हैं। तो ये हमने एक्टिव बेल्ट्स को डिस्कस किया वर्ल्ड की। अब हम बात करते हैं भारत में जो अर्थक्वेक देखने को मिलता है वो क्यों और कहां पर देखने को मिलता है। मतलब इंडिया में भूकंप क्यों आते हैं और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इंडिया की जमीन जो देखें फ्रेंड्स, एक टेक्टोनिक प्लेट पर है, जिसे कहते हैं हम इंडियन प्लेट। ये प्लेट लगातार उत्तर मतलब नॉर्थ की ओर खिसक रही है और टकरा रही है यूरेशियन प्लेट से। इसी टकराव की वजह से जो प्रेशर बिल्ड होता है, उसी के कारण हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, और यही प्रेशर जब रिलीज होता है तो आता है अर्थक्वेक। इसीलिए हिमालय और उसके आसपास के स्टेट जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक सेंसिटिव माने जाते हैं। भारत में इंडियाज अगर हम सिस्मिक जोन की बात करें, भूकंपीय क्षेत्रों की बात करें, तो भारत को सिस्मिक जोनिंग मैप के आधार पर 4 मुख्य जोन में डिवाइड किया गया है, जो बताते हैं कि किस रीजन में भूकंप का खतरा कितना है। पहला है जोन 5, सबसे ज़्यादा खतरे वाले क्षेत्र होते हैं, मोस्ट डेंजरस अर्थक्वेक जोन बोला जाता है इसे। इसमें आते हैं उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि असम, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ रीजन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पर वेरी हाई मैग्नीट्यूड वाले भूकंप आने की संभावना रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे 2001 का जो भुज अर्थक्वेक आया था गुजरात में, वो जोन 5 में आया था और बहुत ही ज़्यादा सबसे तबाही वाला अर्थक्वेक था। इसके बाद जोन 4 आता है, जो ज़्यादा खतरे वाला भी क्षेत्र होता है, हाई रिस्क जोन माना जाता है। इसमें दिल्ली, मुंबई, गुजरात के कुछ हिस्से होते हैं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश होता है, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। यहाँ भी पावरफुल अर्थक्वेक आ सकते हैं और डैमेज सिग्निफिकेंट हो सकता है। नेक्स्ट जोन आता है जोन 3। ये मध्य खतरे वाला क्षेत्र होता है, मॉडरेट रिस्क जोन होता है। इसमें आते हैं मध्य भारत के हिस्से, साउथ इंडिया का प्लेट्यू रीजन। यहाँ पर अर्थक्वेक्स की पॉसिबिलिटी जो होती है मॉडरेट होती है। एंड जो चौथा जोन होता है वो है हमारा जोन 2, सबसे कम खतरे वाला क्षेत्र, लो रिस्क जोन माना जाता है इसको। इस जोन में वो एरियाज आते हैं जहां पर अर्थक्वेक्स रेयर होते हैं और इंटेंसिटी भी बहुत ही कम होती है। तो ये 4 जोन दिमाग में रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये अर्थक्वेक भूकंप से रिलेटेड बहुत अच्छा डिस्कशन किया एंड काफ़ी अच्छा थ्योरी सेक्शन भी कवर किया है। जितना मैंने आपको बताया, अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान से अगर चीज़ों को समझा होगा, क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूं आपको कि किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में भूकंप का मुख्य कारण क्या है? हैवी रेनफॉल है, वॉल्केनोज है, कॉलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स या सनरेज है? तो ऑब्वियस सी बात है सी ऑप्शन, कॉलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। भारत की जमीन इंडियन प्लेट पर है जो कि यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इस टकराने के कारण जमीन में प्रेशर बनता है और जब वो रिलीज होता है तो आता है अर्थक्वेक। इसीलिए सबसे बड़ा कारण है टेक्टोनिक प्लेट कॉलिजन। भारत का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा भूकंप संवेदनशील, मोस्ट अर्थक्वेक सेंसिटिव माना जाता है? कोस्टल तमिलनाडु, द रीजन ऑफ राजस्थान, हिमालय रीजन या फिर गोवा? तो हिमालय क्षेत्र, हिमालय रीजन सी आंसर। 2001 में आया भुज भूकंप भारत के किस भूकंपीय जोन में आया था? तो ये आया था जोन 5 में। भारत का जोन 5 जो है
भारत का सबसे ज्यादा खतरे वाला क्षेत्र माना जाता है। गुजरात का कच्छ रीजन इसी जोन में आता है जहां पर 2001 में भारी तबाही वाला भुज अर्थक्वेक आया था। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, भारत को कितने मुख्य भूकंपीय जोनों में बांटा गया है? हाउ मेनी मेजर सेस्मिक जोन्स? 3, 4, 5 या 6? तो भारत को अगर हम सिस्मिक रिस्क के आधार पर बात करें तो 4 जोन में डिवाइड किया गया है। जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 1 को अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जोन 5 सबसे खतरनाक है और जोन 2 सबसे कम खतरे वाला है। तो 4 बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जोन 5 में आता है? केरला, वेस्ट बंगाल, नागालैंड या पंजाब? तो मैंने आपको बताया था असम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, तो नागालैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक बार और ये वीडियो देख सकते हैं आराम से, बहुत अच्छे से मैंने समझाया आपको। 1-2 बार आप अगर इस लेक्चर को देख लोगे तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 100% आप बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। अच्छे से मेहनत करते रहिए, लगे रहिए फ्रेंड्स, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।